Good morning, students. Today we shall start the first chapter of your history, and the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. इस चैप्टर का जो कुछ पार्ट है उसको आप लोग ने क्लास 9 में भी पढ़ा है in the form of French Revolution. So I expect that all of you will retain some points about the key figures of French Revolution and how and when and due to which reasons the French Revolution occurred. अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मेन पार्ट एंड फर्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि दो टर्म्स लिखे गए हैं. पहला है नेशनलिज्म. सो व्हाट इज नेशनलिज्म? It is a feeling of love, pride for your own country by people who share the same race, culture, language, etc. मतलब नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है. किस चीज की फीलिंग है? आपके देश के प्रति प्रेम, आपके देश के प्रति गर्व की फीलिंग है. और ये फीलिंग कौन शेयर करते हैं? ऐसे लोग जिनकी जातियां सेम है, जिनके तौर तरीके सेम है, जिनके संस्कार सेम है, जिनकी भाषाएं सेम है. क्लियर? तो पहला कंसेप्ट था नेशनलिज्म का. सेकंड हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ नेशन. तो नेशन का डेफिनेशन देखते हैं. अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, लैंग्वेज, कल्चर एटसेट्रा. मतलब नेशन एक बहुत बड़े लोगों का समूह है जो किससे बधा हुआ है? एक कॉमन भाषा से, एक कॉमन संस्कृति से. क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करें. इसमें आप लोग देखिए सिर्फ दो पॉइंट्स लिखे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है इन अ नेशन पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट. नेशन में लोगों के पास क्या रहता है? सत्ता को चुनने का या गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का पावर रहता है, अधिकार रहता है. और सेकंड पॉइंट है इन अ स्टेट. एक स्टेट जो होता है नेशन का ऑपोजिट होता है. इन अ स्टेट पावर इज इन द हैंड ऑफ पावरफुल फैमिलीज. एक नेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे लोगों के पास अधिकार रहता है कि वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सकती है. बट एक स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्या रहता है? सिर्फ गिने चुने कुछ फैमिलीज के हाथ में ही पावर रहती है. आम लोगों के पास ये अधिकार नहीं रहता है कि वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करे, और गवर्नमेंट अगर अच्छा काम नहीं करती है तो उसको रिजेक्ट कर दे या हटा दे. अब नेशनलिज्म इन यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनलिज्म इन यूरोप. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हम लोग टाइमलाइन देखते हैं. फर्स्ट जो घटना घटी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वो थी साल 1789 में. 1789 साल को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआती साल के हिसाब से माना जाता है. और इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट घटना हुई थी वो ये थी कि एबोलिशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. मतलब फ्रांस से राजशाही पूरी तरीके से हट गया. अब हम लोग ईयर 1799 में आते हैं. 1799 में हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने फ्रांस में सत्ता हथिया लिया था और उसने एक नियम कानून लागू किया था जिसको बोला जाता है नेपोलियनिक कोड. अब 1804 में जो इम्पोर्टेंट घटना घटी कि 1799 में जब नेपोलियनिक कोड लागू किया गया था तब लोग बहुत खुश थे. बट 1804 आते आते क्या हो गया? लोगों की धारणा नेपोलियनिक कोड और नेपोलियन के शासन के बारे में बदलने लगी. और फाइनली हम लोग देखते हैं 1815 में एक बहुत फेमस लड़ाई लड़ी गई
जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, एंड 1815 में ही ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि भी साइन की गई थी। कौन से साल में? साल 1815 में। अब हम लोग 1789 साल के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो 1789 में सबसे पहले जो घटना घटी थी वो थी एबोलिशन ऑफ मोनार्की, मतलब राजशाही को टोटली हटा दिया गया। सेकंड जो कंसेप्ट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कंसेप्ट ऑफ ला पैट्री, जिसका मतलब होता है फादरलैंड। मतलब आपका अपने देश के प्रति जो प्यार है, आपका ये देश आपका है, ये जो फीलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठ के आया 1789 में। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है ले सिटोयन, मतलब सिटीजन। इसका मतलब ये है कि एक राष्ट्र तब तक पूरा नहीं होता है जब तक वहां के लोगों के पास अधिकार नहीं रहते। जैसे कि आप सब इंडिया के सिटीजन हो, मतलब आप सब इंडिया के निवासी हो, और आपको इंडिया में रहने के साथ साथ बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। अगर आपके पास ये अधिकार नहीं रहता तो आप में सिटीजनशिप की भावना डेवलप नहीं होती, आप अपने आप को इंडिया से जोड़ के नहीं देख सकते थे। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट घटना घटी थी वो ये था कि फ्रांस को एक नया ध्वज या फिर झंडा मिला, और इसका नाम क्या था? द ट्राई कलर, बिकॉज इसमें 3 रंग थे, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। फिफ्थ जो घटना घटी थी वो थी नेशनल असेंबली। 1789 में जैसा कि आप लोग जानते हो कि एबोलिशन ऑफ मोनार्की, मतलब राजशाही को हटा दिया गया। अब सत्ता किसके हाथ में आ गई? आम लोगों के हाथ में आ गई। वो अपना प्रतिनिधि चुनते और उसको फ्रांस की जो संसद है या जो नेशनल असेंबली है वहां पे भेजते, ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स को वहां पे रख सके और इसका सॉल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मतलब एक देश को चलाने के लिए जितनी भी नियम कानून की जरूरत होती है वो अब कौन डिसाइड करने लगा? फ्रांस की सरकार केंद्रीय स्तर पे करने लगी, और सारे ऑर्डर्स कहाँ से आते? फ्रांस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां से आते। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट घटना घटी वो थी सेटिंग ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जैकोबियन क्लब्स शुरू तो हुए थे डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक आधार पर, बट धीरे धीरे ये मिलिटेंट या फिर उग्रवादी संगठन के रूप से जाने जाने लगे। अब हम लोग आते हैं 1789 में। 1789 में हम लोग देखते हैं कि लास्ट जो घटना घटी वो ये थी कि लगभग 10 साल तक फ्रांस के लोगों ने ये जो नया आजादी मिला था उसको बहुत एंजॉय किया। अब 1804 में हम लोग मूव ऑन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन जो तब तक फ्रांस की सत्ता में बैठ चुका था वो अब धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगा, और उसने लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था थी उसको खत्म कर देना चालू कर दिया। दूसरा है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। वो ये है कि किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर जो अधिकार मिले हुए थे वो नेपोलियनिक कोड में टोटली खत्म। दूसरा था कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के आगे सभी बराबर हैं। और तीसरा था एवरीवन हैज राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब सभी को संपत्ति खरीदने का, जमीन खरीदने का समान रूप से अधिकार प्राप्त।
1804 में और भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। पहले तो लोगों को लगता था कि फ्रांस की जो आर्मी है वो लिबर्टी मतलब आजादी का प्रतीक है, बट धीरे धीरे नेपोलियन जैसे जैसे अपनी सत्ता को बढ़ाते गया, लोगों की यह धारणा बदलने लगी। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे लोगों का नजरिया नेपोलियनिक कोड के बारे में भी चेंज होने लगा, क्योंकि नेपोलियनिक कोड लागू करने से क्या हो गया, टैक्सेस जो कर देना पड़ता था लोगों को वो उसका बोझा बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेंसरशिप, मीडिया की आजादी या प्रेस की आजादी टोटली छीन ली गई। और कंस्क्रिप्शन मतलब अगर आप युवक हो तो आपको मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस देना ही पड़ेगा। 1815 जो साल था ये नेपोलियन के हार का साल था। नेपोलियन को इसमें हार का सामना करना पड़ा, और जो वाटरलू की लड़ाई थी इसमें नेपोलियन के साथ 4 देशों ने युद्ध किया। पहला है पर्शिया, पी, दूसरा है रशिया, तीसरा है ऑस्ट्रिया एंड चौथा है ब्रिटेन। तो इन 4 देशों के साथ नेपोलियन ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये 4 देश नेपोलियन जिस तरीके से अपने अधिकारों को, अपने पावर को बढ़ा रहा था उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, और अल्टीमेटली नेपोलियन की हार होती है और साथ साथ में वियना का संधि साइन किया जाता है। तो ये था आप लोगों के क्लास 10 के चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में या फिर गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।